करवाएंगे। आपका काम होगा क्वेश्चन के उत्तर को ना सिर्फ याद करना बल्कि इतना याद करना कि उत्तर होंठ पर आ जाए, ठीक है। और परीक्षा में आप ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। एकदम आपको घर पर रिवाइज करना है। किसका करना है? प्रश्न का करना है, ठीक है। प्रश्न देखे फिर लगा कि इस प्रश्न में क्या है, तब थ्योरी पर जाएंगे। प्रश्नों को क्लिक कर एकदम याद रखना। जैसे सेल में कितना प्रश्न है? 137। तो आप सेल का रिवीजन कर रहे हैं तो 137 प्रश्न को देख लिए कि सारा याद है कि नहीं है। कुछ प्रश्न का कॉन्सेप्ट मान लीजिए आप भूल रहे हैं तो तुरंत थ्योरी पर चले गए। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर लाइसोसोम है, आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइसोसोम कैसे होगा उसका उत्तर, तो लाइसोसोम पर चले गए, लाइसोसोम को देख लिए। ऑनलाइन भी सबका जुड़ा ही होगा, या ऑनलाइन वीडियो पड़ा हुआ रहता, वीडियो में जाकर देख लेंगे क्या बताया लाइसोसोम में। लेकिन दिक्कत होगा तब। हम थ्योरी को इस प्रकार क्लियर करते जा रहे हैं कि दिक्कत ना हो प्रश्नों को बनाने में, ठीक है ना। तो आए प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। पहला क्लास में इसी को समझे थे। कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। एक सजीव का शरीर का निर्माण कोशिकाओं के बिना संभव नहीं है। अपवाद सिर्फ वायरस है जिसमें कोई कोशिका नहीं है फिर भी वे सजीवों के समान व्यवहार करते, तो वो अपवाद है, ठीक है। वायरस को भी पूरी तरह से सजीव नहीं माना गया है, तो एकमात्र इसका अपवाद है। और इस तरह से पूछ रहा है कौन कथन सही है, तो दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? और इस तरह आपका पहला का आंसर हो जाएगा सी। आ जाए दूसरा पर। दूसरा, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं? कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताए थे कोशिका का बंटवारा या कोशिका के संरचना का बंटवारा जीव द्रव और कोशिका झिल्ली के रूप में करते हैं अधिकांश जीव वैज्ञानिक। कुछ जीव वैज्ञानिक कोशिका का बंटवारा साइटोसोम और केंद्रक के रूप में करते हैं, साइटोसोम और न्यूक्लियस के रूप में करते हैं। तो साइटोसोम में क्या आता है? याद रखना है, न्यूक्लियस को छोड़कर सब कुछ आता है। न्यूक्लियस को छोड़कर सब कुछ आता है। कोशिका झिल्ली आता है, कोशिका द्रव आता है, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग आता है, मतलब इनमें से सभी आता है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा का आंसर क्लियर। आ जाए 3 पर। 3 पर साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? तो याद रखना है साइटोसोम में न्यूक्लियस को छोड़कर सब कुछ शामिल है, मतलब कौन नहीं शामिल है? न्यूक्लियस शामिल नहीं है। यहाँ पर CD एक ही आ गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डी में कुछ और रहता दोस्तों, ठीक है। जैसे कोशिका द्रव रहता तो यहाँ पर BCD होगा, लेकिन साइटोसोम का हिस्सा न्यूक्लियस नहीं है। इस तरह से आपका तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? तीसरा प्रश्न क्लियर। आइए चौथा, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं। जब ये जीवित रचनाएं बोल दिया आंख मुनकर मार देंगे क्या? ऑर्गेनॉइड। जीवित के बाद पढ़ना ही नहीं है, रचनाएं जीवित उस मतलब ऑर्गेनॉइड, लेकिन ये गलत बात है। प्रश्नों को पूरा पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड।
प्रश्नों को पूरा इसलिए बोले हैं कि कभी प्रश्न के सब कुछ सीधा सीधा रहेगा, लास्ट में नहीं लगा देगा, वहीं पर ना आप छोड़ दीजिएगा। अगर पर आइएगा कि मेरा तो प्रश्न सही है, 1 नंबर कैसे मेरा घट गया, अब माथा पीट रहे हैं। ये इसलिए घट गया कि हो सकता आप किसी प्रश्न को पूरा पढ़। परीक्षा में प्रश्नों को पूरा पढ़ना है, नहीं तो मेरिट में दिक्कत होगा। पीटी निकलेगा, मेंस निकलेगा, फिजिकल निकलेगा। प्रश्नों को पूरा नहीं पढ़ने का अंतिम रिजल्ट ये होता है मेरिट से बाहर, क्योंकि मेरिट में अधिकांश 1-2 नंबर के लिए छट जाते। आइए दोस्तों, 5 नंबर निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड नहीं है? रसधौनी, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, जल, ये सब क्या है? मेटाप्लास्ट है, यानी ऑर्गेनोइड नहीं है। निर्जीव संरचना है, ऑर्गेनोइड नहीं है। ठीक है। रसधौनी को अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल। तो इस तरह से 5वां का उत्तर क्या होगा? डी होगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ए नंबर, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। बिल्कुल सही है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले अंगों के कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पहला तो सही है, पहला बी नंबर, कोशिकाओं की संख्या जीव के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। जितना बड़ा जीव उतनी बड़ी, उतनी संख्या में कोशिका। तो बी भी। सी नंबर, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये गलत है दोस्तों। हालांकि इसके बारे में भी हम बताए नहीं है, क्योंकि अभी ऊतक पढ़े नहीं है। तो ऊतक पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए, एक ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिकाएं होती है, उनके आकार और आकृति समान होती है, उनके कार्य भी क्या होते हैं? समान होते हैं, उनकी उत्पत्ति भी क्या होती है? समान होती है। मतलब कोई एक ऊतक है तो ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो एक ऊतक में जितने भी कोशिकाएं होगा, उसका आकार आकृति समान होगा, उसका कार्य समान होगा, उसकी उत्पत्ति समान होगी। मसलन ऐसा नहीं है कि एक कोशिका माइटोसिस के द्वारा उत्पन्न हुआ है, एक मियोसिस के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और दोनों मिलकर ऊतक बना लेगा। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। उनकी उत्पत्ति भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका मतलब सी क्या है? गलत है। डी नंबर में तो क्लियर है। एक ही नंबर का बाद डी नंबर में कहा जा रहा है अलग तरीके से कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। बिल्कुल होती है, और यह उनके कार्य पर निर्भर करती है। अलग अलग कार्य, अलग अलग शेप और साइज। तो गलत कौन है? सी। छठा का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। 7 नंबर हम बताए थे काफी डिटेल से, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताए थे। कर कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। बिल्कुल। कोशिका झिल्ली की संरचना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तरल मोजाइक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो पहला तो सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच गोलाकार प्रोटीन रहता है। सही है। तीनों कथन क्या है? इस तरह से 7 का आंसर हो जाएगा क्या? एक कोशिका झिल्ली की दूसरी क्या थी? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है। ये मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। और इसमें था कि 2 लेयर प्रोटीन के बीच
एक लेयर क्या होता है? लिपिड। एक लेयर क्या होता है? लिपिड। ये क्या है आपका? प्रोटीन। तो ये भी याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली के संबंध में एक और मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन, जो रॉबर्टसन ने भिलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। ये कोशिका झिल्ली करता है, कोशिका झिल्ली करता है। और ये दोस्तों प्रचलन अंग है। क्या है? एक कोशिकीय जीवों का प्रचलन अंग है। कुछ बहुकोशिकीय जीवों के कोशिका में भी पाया जाता है। क्या? सीलिया और फ्लैजिला। तो बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में हम आगे पढ़ते जाएंगे, पता चलते जाएगा। तो ये निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है। और पौधों में ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। प्लांट सेल के किसी भी कोशिका में माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला सब नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें कोशिका झिल्ली भीतर में रहता है, तो उससे सीलिया निकलेगा भी तो बाहर निकल पाएगा? सेल यानी कि सेल वाल को छेद करके बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो ये भी याद रखना है कि ये माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला जैसी संरचनाएं केवल जंतु कोशिका में होते हैं, पौधों के कोशिका में। आप प्लांट और एनिमल सेल में जब अंतर पड़े होंगे तो एक अंतर ये भी था कि नहीं था? आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। परासरण कल ही पर थे, कल ने पिछले क्लास में कौन कर रहा था? कोशिका झिल्ली। ठीक है। परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होता है। क्यों? तो परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है, और अर्धपारगम झिल्ली की भूमिका निभाता है कौन? इसीलिए इसी के द्वारा होगा। पूछेगा क्या कोशिका भित्ति परासरण को संपन्न कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो अर्धपारगम नहीं होता है, वो पारगम होता है। नेक्स्ट, कोशिका अंगक राइबोसोम के बारे में हम पढ़े थे। करा उसके संबंध में कौन सही नहीं है? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S। बिल्कुल सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं। सही है। इसके दो सब यूनिट है, 30S 50S। बिल्कुल सही है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं, तथा इसके भी दो सब यूनिट है, 40-60। तो ABC सही है ना? अब D को गलत होना ही पड़ेगा। किया जी? अब D में परे नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक कथन आप नहीं जानते हैं, जबकि 3 कथन को आप जानते हैं। जैसे इस सवाल में कह रहा है D नंबर में कि राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, तो लिपिड नहीं रहता, इसके जगह क्या रहता है? RNA एक न्यूक्लिक एसिड है। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि राइबोसोम प्रोटीन RNA के बने होते हैं, लेकिन ये तीनों बात पता है। ये तीनों बात पता है और सही कर लिए हैं, तो निश्चित ही अब क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। लेकिन आप जानते ना राइबोसोम किसके बने होते हैं? किसके? तो 10 का आंसर D। कहिए 1 से 10 तक क्लियर हुआ? अब देखिए ये क्वेश्चन न बना होगा आपसे। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? यह है मीसोसोम। ये क्या है? अब ये मीसोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि श्वसन तो सब करेगा ना, जो भी सजीव है श्वसन करेगा। तो जो प्रोकैरियोटिक है वो भी श्वसन करेगा, लेकिन श्वसन संपन्न कहां होता है? लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, उसके जगह पर क्या होते हैं? मीसोसोम होते हैं। क्या होते हैं? और यही प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन को संपन्न कराता है। 11 का आंसर क्या होगा? ए होगा।
कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? जी से ग्लाइको, जी से गोल्जी बॉडी बताए थे आपको हम। कभी कभी दूसरे तरीके से ये प्रश्न पूछ देगा, कह देगा कि कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो भी आंसर क्या देंगे? हाँ, नहीं पूछ दिया संश्लेषण, माथा पीट रहे हैं, ये तो बतेबे नहीं किया गया है। तो दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, संश्लेषण हो या निर्माण। क्लियर है ना? जैसे पूरे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ? राइबोसोम। इसको पलटा, प्रोटीन निर्माण कहाँ? राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बन रहा है क्वेश्चन, आपसे बन रहा है, बोलिए ना हो। तो ये बोलने में क्या दिक्कत है? 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? सवाल, केंद्रक से आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा जुड़ा होता है न्यूक्लियस से और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से। तो केंद्रक से जुड़ी संरचना पूरा कोशिका अंगक में केवल इंडोप्लाज्मिक था ना? क्या गोल्जी बॉडी जुड़ा हुआ था केंद्रक से? नहीं, केंद्रक से जुड़ी हुई कोशिकांग जो था वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इसीलिए केंद्रक से कोई चीज निकाल कर अब बाहर बंटवारा करने का क्षमता केवल किसमें है? 13 का डी, 13 का डी। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कभी कभी क्वेश्चन बदल देगा और कुछ, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ दिया हुआ है, कोई और पदार्थ भी दे देगा ना, तो वो भी करने का क्षमता केवल किसके पास है? क्योंकि यही केंद्रक से जुड़ा हुआ, जो केंद्रक का कोई चीज निकाल कर क्या लाएगा? बाहर इधर उधर करेगा दोस्तों। तो आनुवंशिक पदार्थों ले, आनुवंशिक पदार्थ समझते हैं ना, जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाए दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये अंतर्द्रव जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आइए दोस्तों 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। गलत, गलत ना है। प्रोटीन संश्लेषण रफ करता है, रफ, ठीक है। खुरदुरी जो है वो प्रोटीन, और चिकनी जो है वो, इस तरह दोनों कथन क्या है? न तो एक नहीं, ये दोनों कथन क्यों गलत है, समझे कि नहीं समझे? चिकनी अंतर्द्रव जालिका लिपिड का संश्लेषण और खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन का संश्लेषण। क्लियर हो गया? कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। किसको? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिकुल है जिससे प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है। पीछे में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्वेश्चन याद करते रहना है, ठीक है। अब बहुत पीछे वाला जो है ना, अभी बहुत कुछ बोलेगा। अब आके बैठल है उधर से, एकदम एक से एक टॉनिक चलता होगा, वो वहां जाकर बैठ गया है ना। कल से हम यहाँ जाकर बैठेंगे क्या? इसीलिए कहते कि जिसका जहाँ पर जगह है वहीं पर नहीं। बहुत लड़का था सर, उसको बैठा दिए हैं, विशेष आदमी है क्या? ऐसा ऐसा बात सब चलने लगता है। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। 15 का नहीं, ऐसे नहीं, अचल संपत्ति
न्यूक्लिक अम्ल। अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल, अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल। नहीं, बहुत होता, इतना रट लेता है, इतना रट लेता है कि या थोड़ा भूलता ना। अच्छा, डी नंबर होगा, डी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक है। नहीं, सबसे बड़ा अंगक कौन है? प्लास्टिड। सबसे बड़ा अंगक गलत। पहला कथन, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के भीतर में होता है। ये क्या है? गोल्जी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। सही है, ठीक है। 2 और 3 क्या है? एक क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। क्लियर हो गया? कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। सही है। जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। सही है। मतलब जीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए आनुवंशिक इकाई नहीं है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और जीन आनुवंशिक इकाई। ध्यान दीजिए, डीएनए और जीन और क्रोमोसोम 3 ऐसा चीज है जो हम नहीं पढ़े हैं सेल में। आगे जब जाइएगा ना 14 नंबर चैप्टर, उसमें जेनेटिक्स चैप्टर हमको पढ़ना है और जेनेटिक्स चैप्टर में यही सब हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए सेल में हम ज्यादा डिस्कस नहीं किए क्रोमोसोम के बारे में। अब जेनेटिक्स चैप्टर जाकर देखिएगा घर पर 14 नंबर, तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तब और ठीक तरह से क्लियर हो जाएगा कि डीएनए आखिर आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, क्या खूबी है डीएनए में, किसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। सारा चीज का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिलहाल दोनों कथन क्या है? क्या हुआ? बड़ी मजा ले रहे हैं, ज्यादा समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मजा क्लास में 2 जगह आता है, जब कुछ नहीं समझ रहे हैं हो कर रहे हैं। अरे कोई पूरा समझ रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उल्टा देंगे परीक्षा को। अब क्या 18 नंबर, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी बॉडी द्वारा नहीं किया जाता है? पैकेजिंग किया जाता है। जब पैकेजिंग हो गया तो स्टोरेज हो नहीं करेगा, सेक्रेशन तो करने वाला ये है ही। ये अंतःकोशिकीय पाचन का काम किसका है? लाइसोसोम का है। अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब समझते हैं ना? ऐसे कोशिका अंगक जो कोशिका द्रव में कोई कार्य लायक नहीं रह गया है, मृत हो गया है, उसको डाइजेस्ट करके कोशिका के बाहर निकलवा देना ही क्या कहलाता है? अंतःकोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन जो कौन करता है? यह गोल्जी बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता। 18 क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सबसे बड़ा अंगक लवक प्लास्टिड सही है। आत्मत्याग थैली सही है। पेलेड कण राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, पेलेड कण किसको कहा जाता है? क्योंकि पेलेड नामक साइंटिस्ट ने ही इसे जंतु कोशिका में सबसे पहले देखा था। हालांकि प्लांट सेल में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। किसने?
अर्ध पारगम कोशिकांग है और अर्ध स्वायत्त। ठीक है, ऐसे कोशिकांग को अर्ध स्वायत्त कहते हैं जिन कोशिकांग के भीतर में क्या हो, डीएनए हो। ऐसे कोशिकांग को अर्ध स्वायत्त कहते हैं जिनके भीतर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मौजूद हो। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हरित लवक में भी रहता है और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्लियर। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग वे होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मौजूद रहते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहते हैं, ये भी दोनों में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में बताए थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है, गोल्जी बॉडी का रहता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का रहता ही है, अंतर्द्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक, लेकिन डीएनए रहता है। डीएनए रहता है ना। प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं लेकिन संख्या केवल एक होता है और गुणसूत्र डीएनए के ही बने होते हैं। अगर कोशिका में गुणसूत्र है तो निश्चित उसमें डीएनए है। तो प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं लेकिन उसकी संख्या एक। यूकैरियोटिक में गुणसूत्र हमेशा एक से, तो डीएनए प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 1 2 3 4 नहीं पाए जाते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं। लवक भी दोस्तों केवल प्लांट में, जंतु में नहीं। कोशिका भित्ति भी प्लांट में, जंतु भी नहीं। अब बड़ी रिक्तिका, लार्ज वैक्यूल भी केवल पौधे में, जंतु में। जंतु का वैक्यूल्स यानी रिक्तिका या रसधानी या तो छोटी होती है या फिर नहीं होती है। इस तरह 22 का क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं। सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पौधे में भी जंतु में भी, लाइसोसोम पौधे में भी जंतु में भी, कोशिका झिल्ली पौधे में भी जंतु में भी। क्लियर। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पौधे के कोशिका में बहुत कम पाए जाते हैं और जंतु की कोशिका में बहुत ज्यादा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पौधे के कोशिका में बहुत कम पाए जाते हैं, जंतु की कोशिका में बहुत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इसमें कोई दिक्कत? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता कौन निभाता है, केंद्रक निभाता है। ठीक है। चौथी बात जो बताए थे सेल थ्योरी का, वो यही था कि कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता, मुख्य क्रिएटर न्यूक्लियस निभाता है। कौन निभाता है, न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, गोल्जी बॉडी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कोई और कोशिका अंगक नहीं था, कि कोई और कोशिका अंगक गोल्जी जैसा नहीं था दोस्तों। एकमात्र गोल्जी बॉडी ही ऐसा कोशिका अंगक है जो किसी अन्य कोशिका अंगक को बनाता है। ठीक है। नहीं तो हम किसी कोशिका अंगक के बारे में पढ़े थे कि ये कोशिका अंग इस कोशिका अंगक को निर्मित करता है, नहीं। ये खूबी केवल किसमें है, गोल्जी बॉडी में है। कोरोना चला गया, मास्क नहीं गया है ना जी। 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित
जीन को सम्मिलित करते हुए स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो दोस्तों, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, लबक में भी रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए बी। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया और लबक दोनों में ही पाए जाते हैं क्या डीएनए, डीएनए का ही भाग होता है जीन, तो उसके पास यानी माइटोकॉन्ड्रिया लबक दोनों के पास डीएनए है, तो दोनों उस डीएनए के जीन के मदद से प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है। और कैसे? तो आपको हम बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया लबक दोनों में ही पाए जाते हैं क्या? 70 एस राइबोसोम। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? सोने वाले जागिए, क्योंकि असली कम अभी हो रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन रट लिए तो सीधे जाकर टोपे करिएगा। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत है, मेरा बायोलॉजी को डायरेक्ट रट लिया है, इसीलिए नोट में बहुत चीज को गलत कर दिए हैं कि रटना है तो भी कोचिंग आना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बिल्कुल सही। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा यूकैरियोटिक, दोनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, इस तरह 28 का हो जाएगा सी। सी सी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है? कौन? कोशिका द्रव में स्थित सबसे परिवर्तनशील आकृति कौन है? कोशिका द्रव की कौन सी आकृति बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? सबसे ज्यादा परिवर्तनशील। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, सबसे, लेकिन लंबी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? क्योंकि हमें सबसे सटीक विकल्प को उत्तर में देना है, तो सबसे सटीक विकल्प क्या होगा? सी होगा। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या आता है? प्रारूपिक को अंग्रेजी में फंक्शनल कहते हैं। एक कोशिका जो कार्य करने में सक्षम है वह मुख्यतः किनसे मिलकर बना होता है? साइटोसोम प्लस केंद्रक इक्वल टू कोशिका हो जाएगा कि नहीं है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। क्या दोस्तों? साइटोसोम और केंद्रक आते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका को यांत्रिक सहायता मैकेनिकल सपोर्ट किससे मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है, क्योंकि ये कंकाल तंत्र है। समझे कि नहीं समझे? हम जो खड़ा हो रहे हैं अपने हड्डी के बदौलत, यानी हम अपने अंत कंकाल के बदौलत। तो जो भूमिका मानव के शरीर में हड्डियों की है वही भूमिका कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को भीतर से यांत्रिक सहायता अर्थात मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। बिल्कुल सही। रंगीन लबक क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हरा लबक, श्वेत लबक ल्यूकोप्लास्ट। ग्रेनम बताए थे, ग्रेनम किसमें? हम कोलोप्लास्ट के पूरी संरचना को पढ़े थे कि नहीं? कोलोप्लास्ट डबल लेयर, भीतर के भाग को क्या कहते हैं? थैली के समान संरचना को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम सॉरी थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड के समूह को तो ग्रेमन कोलोप्लास्ट का भाग है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपो
प्लाज्मा झिल्ली का मतलब कोशिका झिल्ली कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए, बात बराबर है। तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन को सम्मिलित रूप से। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? देखिए ये तो नहीं बताए थे, और हम आपको बताए क्रोमोसोम हम जेनेटिक्स वाले में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम की संरचना एक क्षण के समान होती है। इसके अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। इसको भी हम क्या कहेंगे? टेलोमियर कहेंगे। टेलोमियर न्यूक्लियस के दोनों सिरा को आपस में जुटने नहीं देता है, तो टेलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के दोनों ही अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल से कौन बना होता है? बैक्टीरिया। बात को समझे कि केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, और प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही बना हुआ है कौन? बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? बाकी शुक्राणु कोशिका, प्रोटोजोआ, स्पंज। स्पंज एक समुद्री जीव है जिसको पोड़ीफेरा समुदाय कहते हैं। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है किसका? मुख्य केंद्र प्रोटीन संश्लेषण का है। अंतर्द्रव जालिका वसा का भी संश्लेषण करता है, लेकिन कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने सतह पर राइबोसोम को रख करके उससे प्रोटीन संश्लेषण करवाता है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, पौधे जंतु। राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या पता है ना? आपको बताए थे कि सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की संरचना बेलन के समान होती है, बेलन के, और प्रत्येक सेंट्रोसोम में दो गोलाकार रचना होता है। दो क्या होता है? गोलाकार रचना होता है, और इसको कहते हैं एस्ट्रल रेज। इसको क्या कहते हैं? तो सेंट्रोसोम के भीतर जो दो गोलाकार रचना होता है उसी को क्या कहते हैं? तो जब सेंट्रोसोम केवल जंतु में, तो सेंट्रियोल भी केवल जंतु में होगा। तो अंतर पौधे और जंतु में हम सेंट्रोसोम के द्वारा भी कर सकते हैं और सेंट्रियोल के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के हिस्से हैं। सेंट्रियोल में पाए जाने वाले गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। क्या जमा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और अर्थात लिपो प्रोटीन से। लिपो। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है किससे? एटीपी के निर्माण से। यहाँ पर श्वसन संपन्न होता है और श्वसन के दौरान एटीपी ही बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के निर्माण एवं एटीपी के संग्रह दोनों कार्यों से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया न सिर्फ एटीपी का निर्माण करता है बल्कि निर्मित एटीपी को अपने भीतर संग्रहित करके भी रखता है। पॉलीसोम, गुच्छे में रहने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? अब गुच्छे में रहने वाले राइबोसोम में राइबोसोम और आपको बताए थे एमआरएनए वही धागा है। एमआरएनए वही धागा है जो छोटे छोटे राइबोसोम को क्या करेगा दोस्तों? जोड़ेगा। जो छोटे छोटे राइबोसोम को आपस में जोड़कर उसका क्या बनाएगा? गुच्छा बनाएगा, गुच्छा। इसीलिए पॉलीसोम इक्वल टू राइबोसोम प्लस एमआरएनए।
जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि यहीं पर संपन्न होगा क्या, श्वसन। अब यहां पर कंफ्यूजन पैदा करने दे दिया क्या, एटीपी। तो दोस्तों एटीपी नहीं होगा, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। तरल मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन। कोशिका भित्ति पाई जाती किसमें, प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें, प्लांट सेल में पाई जाती है कोशिका भित्ति, प्लांट सेल में। अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, भोज पदार्थ का, अवर्णीय लवक में भोज पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं, स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं, स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। पुरकिंजन ने किसका खोज किया था दोस्तों, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था, प्रोटोप्लाज्म का। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब जीव द्रव का हिस्सा है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब जीव द्रव का। तो जीव द्रव में कोशिका झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव है, न्यूक्लियस है और कोशिकांग है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के भीतर क्या क्या है, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल है यानी कोशिका अंगक है और न्यूक्लियस है। तो तीनों आते हैं जीव द्रव में, तो तीनों तो है नहीं, तो आंसर मारिए क्या। ठीक है, कोशिका द्रव केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न संरचनाएं सभी जीव द्रव का भाग है, लेकिन वो तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए सबसे सटीक ऑप्शन आपका क्या है, बी। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, अर्थात लिपो प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता किससे, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं से जंतु के तुलना में जो मजबूत होते हैं उसका कारण है सेल वॉल, और सेल वॉल किसके बने होते हैं, इसीलिए संरचनात्मक दृढ़ता स्ट्रक्चरल रिजिडिटी का गुण जो आता है वो सेलुलोज के कारण आता है। झिल्ली युक्त कोशिका, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है केवल राइबोसोम जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। जीवाणु, वायरस में तो कोशिका ही नहीं होती है। ठीक है, जीवाणु होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि वायरस सजीव के परिभाषा में पूरी तरह फिट नहीं बैठते हैं, इसीलिए आंसर वायरस ना होगा, जीवाणु होगा। क्या होगा, ईआर के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण, अब प्रोटीन संश्लेषण में मदद, ध्यान रखिएगा, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है यह, लेकिन यह प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है बल्कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाए जाते, आरबीसी में नहीं। नील हरित शैवाल क्या है, एक प्रकार का जानते हैं, बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है पता है आपको, साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। तो अगर ये बैक्टीरिया तो ये भी क्या है, इसमें भी गोल्जी बॉडी, और मानव के लाल रुधिर कोशिका यूकैरियोटिक तो है।
लेकिन इसका भी लक्षण प्रोकैरियोटिक की तरह होता है, तो ये सभी में नहीं पाया जाता दोस्तों। क्लियर है? हम लोगों के ब्लड में जो आरबीसी है, इस आरबीसी में भी राइबोसोम का अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आरबीसी यूकैरियोटिक है क्योंकि ये मानव में है या जंतु में है। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? आपको एक बात बताई थी कि गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को डाल्टन और फेलिक्स ने सिस्टर्न 3 भागों में बांटा। उस भाग में एक क्या था? गोल्जी बॉडी के संरचना में जो मुड़े हुए छड़ थे, उस मुड़े हुए छड़ को ही क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। बहुत को नींद आ रहा है? जिसको नींद आ रहा है उसका क्या किया जाए? कैसे दरोगा बनेगा? जागे जागे दोस्तों। सबसे पहले होता क्या, स्टूडेंट कष्ट काटना नहीं चाहता। जब तक कष्ट नहीं काटेगा तब तक नौकरी संभव। कोई भी नौकरी करता है, पूछिए ना, वैसे नौकरी करने के बाद जो है आलतू फालतू बोलने लगता आदमी, लेकिन सही बात यह है, बड़ी कष्ट काट के पढ़ा जाता है दोस्तों। हाँ, तो कष्ट काटना जिंदगी में बहुत कष्ट है, लेकिन अभी कष्ट काटिएगा, पूरा लाइफ जो है एकदम मजे से बीतेगा। ठीक है? अभी जो सुख सुविधाओं पर जोर दीजिएगा कि एकदम सुख में रहना है, मजे से पढ़ना है, तो फिर दोस्तों बड़ी दिक्कत है। ठीक है? तो नींद लगेगा, वो स्वाभाविक है, लेकिन उस पर जो विजय प्राप्त किया वही नौकरी करेगा। 62 नंबर, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग, जब पैकिंग की बात कर दिया गया है तो सीधे कहिए क्या? गोल्जी। पैकेजिंग का काम कोशिका के भीतर गोल्जी बॉडी का है। किसका है? गोल्जी बॉडी का है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? डी डबे ने देखा, क्रिश्चियन डी डबे ने देखा दोस्तों। देखा का मतलब खोजा भी है, ये नहीं कि कौन खोजा, तो उसमें दर पर आ रहे हैं। अरे डी डबे तो पढ़े हैं कि तो देखा था, खोजा कौन था? ठीक है, जो देखा था वही खोजा था। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवारों पर जो उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवारों पर जो उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी क्रिस्टी में श्वसन वाला एंजाइम रहता है, जिसमें श्वसन की प्रक्रियाएं पूरी होती है। श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ रहते हैं?
ये दे दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को, हरे प्लास्टिड को, रंगीन प्लास्टिड को कोलोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को एस्ट्रोमा, कोलोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ठीक है, मोसे माइटोकॉन्ड्रिया मोसे मैट्रिक्स नहीं, ये क्या दे दिया है? इतना बड़ा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, देखते हैं। कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, कोशिका कला भी कह सकते हैं। वर्णात्मक पारगम मतलब अर्ध पारगम, वर्णात्मक पारगम मतलब अर्ध पारगम, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो सेमी परमेबल का हिंदी अर्ध पारगम और वर्णात्मक पारगम दोनों होता है। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होती है क्योंकि, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है क्योंकि, तो बताए हुए आपको कि कोशिका झिल्ली न तो सभी पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने देती है और न ही सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने देती है। कोशिका झिल्ली केवल उन्हीं पदार्थों को भीतर जाने देती है जिसकी जरूरत है और उन्हीं पदार्थों को बाहर निकलने देती है जिसकी जरूरत। क्लियर? समझ गए बात को? क्या होगा? पढ़िए जल्दी। डी होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, डी होगा। यह कुछ अणुओं को अंदर बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। बिल्कुल सही है यही आंसर। न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहां मिलता है? और लबक में। और किसमें? लबक में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और लबक में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और लबक में। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम, क्योंकि कोशिका विभाजन के बाद, पौधों में कोशिका विभाजन के बाद कोशिका भित्ति के निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से किसकी जरूरत होती है? इसीलिए कैल्शियम को कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कहते हैं क्योंकि इसके अभाव में कोशिका भित्ति का निर्माण संभव। कौन सा कोशिका अंग अर्ध पारगम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली एक ही बात है। आंसर ए बी दोनों होगा। अब कहिएगा परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या होगा? टेंशन नहीं लेना है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमा विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, अलग अलग कार्य, अलग अलग आकृति। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल, हमारे रक्त के ही WBC आकार बदलते रहते हैं। सही। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल, हर कोशिका हर कार्य को नहीं कर सकता, उनके काम करने की अपनी एक क्षमता होती है। 3 सही है, तो इसका मतलब चौथा क्या है? कर सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका नहीं, अलग अलग। फेफड़ा में जो कोशिका वही लीवर में भी है नहीं, अलग अलग है क्योंकि कार्य अलग अलग है। तो ये डी गलत है, सरासर गलत है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये प्रकार का बैक्टीरिया है।
कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। यहाँ कोशिका के संबंध में नित्य नए नए रिसर्च होते रहते हैं, नए नए बात सामने आते रहते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है और जीव द्रव में कोशिका झिल्ली के भीतर का सब कुछ आता है, यानी कोशिका द्रव आता है, केंद्रक द्रव आता है और अन्य कोशिकांग आता है। क्लियर? यही प्रश्न में इससे पहले कुछ और ऑप्शन था, तो वहां हम उसी के मुताबिक आंसर दिए, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी होगा। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओपियोग्लोसम में। दोस्तों ओपियोग्लोसम एक प्रकार का क्या है? प्लांट है, और इसमें कितना पाया जाता है गुणसूत्र? हाँ, यानी 1260। हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक कोई ऐसे सजीव का खोज नहीं किया है जिसमें इससे ज्यादा क्रोमोसोम मौजूद हो। मानव में 23 जोड़ा 46 होता है, इसमें देखिए 1260, 630 पे। तो ओपियोग्लोसम एक पौधा है, पौधा, प्लांट। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं रहेगा? लगता है क्वेश्चन रिपीट मोड में है। रिपीट मोड में क्या है जानते हैं? क्योंकि 2 बार एग्जाम में पूछा है, 2 बार, इसीलिए 2 बार। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज, नवल एवं सूक्ष्मदर्शी का खोज जेड जेंसेन और एच जेंसेन, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज अंतः प्रदर्भ जालिका की खोज पोर्टर, कोलमैन और तो इसमें नाम केवल किसका है? पोर्टर का। इसमें नाम केवल किसका है? और का नाम है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। पोर्टर, क्लाउड, कलमैन। तो क्लाउड और कलमैन है ऑप्शन में? है ही नहीं। गुणसूत्र शब्द किसने? वाल्डेयर ने। ठीक है, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? हॉफमिस्टर ने। गुणसूत्र का खोज हॉफमिस्टर ने खोज कर इसका नाम रखा था न्यूक्लियर फिलामेंट। क्या रखा था? ठीक है, गुणसूत्र का खोज जो किया था हॉफमिस्टर ने किया था, लेकिन हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र का नाम क्या रखा था? न्यूक्लियर फिलामेंट। आगे चलकर वाल्डेयर ने इसका नाम न्यूक्लियर फिलामेंट से बदल करके क्या रखा? क्रोमोसोम रखा। क्लियर हो गया? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका भित्ति होगा, नहीं कोशिका झिल्ली होगा। निश्चित रूप प्रदान करता कौन? कोशिका भित्ति तो सब कोशिका में रहता भी नहीं ना है, इसीलिए आंसर कोशिका झिल्ली होगा। कोशिका भित्ति का काम कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देना है और पौधे के कोशिका को मजबूत बनाना है। कोशिका द्रव में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, महीन, शाखित, झिल्लीदार और नलिकाओं का जाल। ये क्या है? अनियमित नलिकाओं का जाल के समान संरचना कोशिका द्रव में कौन होता है? अंतर्द्रव जालिका होता है। काहे उठ बैठ कर रहे हैं? आगे देखिए, आप लोग आगे देखिए। बैठियो आराम से, कितना बढ़िया बैठल थे तो वहां से उठ गया है। ठीक है, हाँ, एकदम ये बच्चा वाला हो गया। बच्चा से ना गांव से में प्रवचन होते रहता है तो एकदम उठ उठ के पहले आगे पहुंचेगा। क्या? धीरे धीरे ऐसा किए है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम है। प्रोटीन संश्लेषण का भी सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में? सभी। रिक्तिकाएं भी, रिक्तिका तो जंतु कोशिका में होता है, लेकिन इसको भी दे सकते हैं क्योंकि मुख्य रूप से दोस्तों, मुख्य रूप से किसमें रहते हैं? पादप कोशिका में, प्लांट सेल में ही रहते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर।
कोशिकीय श्वसन श्वसन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन वाला अंगक मीसोसोम मीसोसोम। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों एवं भूमिगत तनों में, जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। कुछ तनव भूमि के भीतर रहते हैं ना, ठीक है, कुछ तनव भूमि के भीतर जड़ भी रहते हैं। अब कैसे पता लगे कि भूमि के भीतर वाला तना है कि जड़? तो भूमि के भीतर जो तना वाला होता है उससे नए पौधे उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाजर भी भूमि के भीतर है लेकिन वो जड़ है। अब प्याज भी भूमि के भीतर है लेकिन वो, तो प्याज से क्या हम नए पौधे उगा सकते हैं? बिल्कुल। अब घर में भी देखे होंगे कि प्याज लाते होंगे उससे नए पौधे निकलने लगते हैं। तो भीतर का वो भाग जिसमें पौधे उत्पन्न करने की क्षमता है वो तना है। भीतर का वो भाग जिसमें पौधे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है वो क्या है? जड़ है। ठीक है, गाजर जड़ है, गाजर को लगा दीजिएगा, गाजर पैदा होगा उससे? गाजर का नया प्लांट बनेगा? नहीं, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन आलू को लगा दीजिए, नया आलू का पौधा, अभी तो सीजन है, आलू लाइएगा घर में रखल रखल उसे पौधा निकल जाएगा। क्या? तो आलू भी तना है। वैसे ये चीज समझने के लिए 12 नंबर चैप्टर, फूल और बीजों को आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट, आत्मत्याग की थैली लाइसोसोम, आत्मत्याग थैली लाइसोसोम में पाए जाने वाला हुआ एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बहुत कचमच कर रही है तुम, आराम से। 92 नंबर, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कोशिका? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्लास्टिक की जगह प्लास्टिक लिख लीजिए, ठीक है, लगे लिए। हाँ, बहुत लड़का लोग कोई बैच में जो है ना क्वेश्चन नहीं करवाते, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। तो ऐसे आंसर दे दिए तो काफी व्हाट्सएप मैसेज एकाएक गिरा। और एक दिन एक लड़का मिल गया, सर कोशिका बहुत अच्छा समझे, प्लास्टिक को नहीं समझे। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक, प्लास्टिक होगा। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो श्वसन की प्रक्रिया पूरी, और श्वसन का मतलब भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन की प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण ही होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से संयोग। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि यही काम करता है राइबोसोम। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति यानी पौधों की कोशिका में विभेदित करती है? सेंट्रियोल। एक लोग को काट दीजिए, सेंट्रियोल। यहां देखिए सेंट्रोमियर है, ये गुणसूत्र में पाई जाने वाली संरचना है, ठीक है। सेंट्रियोल हम बताए थे ना, सेंट्रोसोम के भीतर में। ऐसा ही प्रश्न और था एक, लेकिन उसकी प्रकृति कुछ अलग थी। तो यहां सेंट्रियोल होगा जो सेंट्रोसोम के भीतर में पाए जाते हैं। सेल नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। सेल को किसने खोजा? जिसने खोजा वही नाम दिया, आप याद रखिएगा। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। डीएनए का
डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवा में। अब बाकी जानते हैं डबल हेलिक्स मॉडल को जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे क्या। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन हेक्सले का है दोस्तों, हेक्सले का। ठीक है, भौतिक आधार का मतलब जीव द्रव नहीं तो कोशिका मृत। आपको बताए थे कि कोशिका जीवित है या मृत है, ये कोशिका के भीतर के तरल पदार्थ जिसे हम जीव द्रव कहते हैं उसी पर निर्भर करता है। जीव द्रव है तो कोशिका जिंदा है, और जीव द्रव सूख गया कोशिका। तो जीव द्रव ही वास्तव में कोशिका के लिए अनिवार्य अवयव है, उसी के बदौलत कोशिका जिंदा है और उसी के बदौलत सजीव जिंदा है। इसीलिए जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव का खोज एवं नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। जीव द्रव का खोज एवं नामकरण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित? क्योंकि जीवाणु कौन कोशिका बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी। भीतरी वलन क्या कहलाता है? भीतरी गुहा मैट्रिक्स। कोशिका भित्ति पारगम। कोशिका झिल्ली या अर्ध पारगम चयनात्मक पारगम, एक के मीनिंग हुआ। लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोश के पाचन। अंतःकोश के पाचन क्या समझ गए ना? कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लबक, प्लास्टिड। प्रोग्राम सेल डेथ, समझिएगा, प्रोग्राम सेल डेथ यानी प्रोग्रामिंग करके सेल को मृत कर देना, मार देना। देखिए, हर सेल की अपनी एक प्राकृतिक आयु होती है, उसके बाद वे मृत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप आरबीसी का आयु पढ़े होंगे 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी कोशिकाएं मृत हो जाते हैं। तो हर सेल की अपनी एक आयु होती है, लेकिन जब हम सेल को कृत्रिम तरीके से व्यवस्था बनाकर मृत करेंगे तो वही कौन क्या कहलाता है? प्रोग्राम सेल डेथ। इसका इस्तेमाल तब होता है जैसे कैंसर के रोग में कुछ ऐसे कोशिकाएं बनने लगते हैं शरीर में जिनको शरीर की जरूरत उल्टे हानि है उन कोशिकाओं से। तो वैसे कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के रेडियोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? मृत कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम सेल डेथ। सीधा अथवा कृत्रिम तरीके से सेल को क्या करना? मार देना। और यह प्रक्रिया एपोप्टोसिस कहलाता है। एपोप्टोसिस कहलाता है। एपोप्टोसिस कहलाता है दोस्तों। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोग्राम सेल डेथ की जरूरत कब पड़ती है? जब शरीर में ऐसे कोशिकाएं बने जिसकी जरूरत शरीर को, खासकर कैंसर की बीमारी में यही होता है। वे कोशिकाएं बनने लगते हैं शरीर में जिनकी जरूरत। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तथा लवक तथा, याद रखिएगा, 2। गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव, सेक्रेशन। ठीक है, और किस पदार्थ का स्राव? सभी पदार्थ का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मतलब कोशिका कोलोप्लास्ट दोनों होगा, ये भी होगा और बी भी होगा। क्वेश्चन मिस्टेक है। निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं?
स्लाइड इन और यह थोड़ा सही कर लीजिए, मिस्टेक हो गया है। स्लाइड इन और स्वान, 2 और 4, 2 और 4 सही कर लिए। स्लाइड इन 80% से अधिक जल पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। परासरण की परिभाषा बताए थे, अधिक सांद्रता से कम की कम सांद्रता से अधिक। तो एक अर्ध पारगम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक मतलब जल का प्रवाह। परासरण में एक जगह से दूसरी जगह केवल कौन जाते हैं, किधर से किधर जाते हैं। या इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, जल अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने, क्योंकि जिधर कम सांद्रता है वो कम गाढ़ा है, कम गाढ़ा मतलब पानी अधिक। तो 2 तरह से परिभाषित किए थे। यहां इसका आंसर क्या होगा, सी। अधिक लवण वाले विलयन यानी हाइपरटोनिक, लवण अधिक है तो विलयन ज्यादा सांद्र होगा, हाइपरटोनिक होगा। कोशिका रखने पर वो क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल वायु परासरण द्वारा बाहर निकल जाती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताए थे कि नहीं, इसलिए फिर से नहीं बताने वाले हैं, आगे बढ़ते। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत, आकार में, तो सॉल्यूशन यही, जो प्रश्न यही है उसी को दूसरा जगह से पूछा है इसमें। तो विलयन कैसा, हाइपरटोनिक। न्यूनीकृत मतलब सिकुड़ना, न्यूनीकृत मतलब, तो कोशिका को किस विलयन में रखने पर वो सिकुड़ेगा, हाइपरटोनिक। फैलेगा किसमें, कुछ नहीं होगा। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब उसे रखा जाता है अल्पराशरी विलयन में, आकार में घटती है जब रखा जाएगा अतिपराशरी विलयन में, और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा समपराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं, बीज ठोस है, ठोस पदार्थ का जल अवशोषण करना क्या कहलाता है। जब कोई ठोस पदार्थ जल का अवशोषण कर लेते तो उसे क्या कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं। लकड़ी के बने दरवाजे भी ठोस है, तो यह भी क्या होता है दोस्तों, अंतःशोषण। ठोस का जल अवशोषित करना अंतःशोषण कहलाता है। उर्वरकों के अधिक मात्रा का प्रयोग पौधे की मृत्यु के कारण बनता, क्यों, क्योंकि अगर उर्वरक दे दीजिएगा ज्यादा तो खेत आपका बन जाएगा हाइपरटोनिक, खेत आपका क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक। और खेत हाइपरटोनिक बन गया तो अब आपका पौधा का कोशिका का जल क्या होगा, बाहर निकलकर उल्टे आपके खेत में आ जाएगा। अब पौधा के कोशिका का जल ही निकल जाएगा तो पौधा बचेगा, नहीं बचेगा। नया नया किसानी में यही होता है, ठीक है। नया नया खेती किए हैं, चचा डाले हैं 2 किलो यूरिया तो हम डालेंगे 2.5 किलो यूरिया, ठीक है। लास्ट में जब कांड हो जाता है तब चचा करते रहिए क्या। तो अधिक उर्वरक देने से भी पौधा सारा सूख जाएगा क्योंकि खेत हाइपरटोनिक हो जाएगा और कोशिका का इलाका समाप्त हो गया है। अब दूसरे टॉपिक वाला क्वेश्चन है, आइए दोस्तों। केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, साइटोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि मरम्मत हेतु समसूत्री, ठीक है, समसूत्री माइटोसिस। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु, शुक्राणु जनन कोशिका है ना, शुक्राणु और ओवा का निर्माण किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। शुक्राणु का टेस्टिस में शुक्राणु और ओवरी में ओवा का निर्माण केवल और केवल मियोसिस के द्वारा होगा। जनन कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में प्रोफेज और सबसे कम समय में एनाफेज। माइटोसिस सेल डिवीजन में कैरियोकिनेसिस जो हुआ था उसके कई पर थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज सबसे लंबी, एनाफेज सबसे। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसके द्वारा, कोशिका पट्टिका जिसको अंग्रेजी में सेल प्लेट कहते, सेल प्लेट के द्वारा हुआ था।
माइटोसिस में सबसे कम और सबसे ज्यादा प्रोफेज, सबसे कम, सबसे ज्यादा प्रोफेज, सबसे कम एनाफेज। एक कोशिका माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन में 256, तो 8 बार दोस्तों। माइटोसिस में एक कोशिका विभाजित होकर कितना, 2। माइटोसिस में एक कोशिका, माइटोसिस सेल डिवीजन में एक कोशिका कितना में, मियोसिस में एक कोशिका। तो मान लीजिए एक कोशिका है, एक बार माइटोसिस हुआ तो कितना बना, अब फिर 2 कोशिका माइटोसिस होगा, फिर 4 कोशिका माइटोसिस होगा, फिर 8 कोशिका का माइटोसिस होगा तो 16, 16, 16, 16, फिर 16 का होगा तो, फिर 32 का होगा तो, फिर 64 का होगा तो, फिर 128 का होगा तो कितना बार माइटोसिस हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। समझे? तो एक कोशिका में माइटोसिस होना शुरू होगा तो 8 बार में कितना कोशिका बन जाएगा, क्योंकि एक कोशिका का माइटोसिस हुआ तो वो कितना बना लिया, अब तो 2 कोशिका है, अब दोनों माइटोसिस करने लगेगा तो वह 4 बना लेगा, फिर वह 4 करने लगेगा 8 बना लेगा, इस तरह 8 बार से कितना हो जाएगा, 256। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, किसमें, अर्धसूत्री। क्लियर हो गया? अब क्रॉसिंग ओवर क्या है दोस्तों, ओवा और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसी समय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, देखिए मानव में कितना जोड़ा क्रोमोजोम, 23 जोड़ा, लेकिन जो स्पर्म होता है उसमें कितना कोशिका, सॉरी कितना गुणसूत्र, 23, और ओवा में भी कितना, 23। अब मानव का निर्माण दोनों के मिलने से होगा, अब दोनों मिलते हैं, ये 23 मिलकर कितना हो जाते हैं, 23 जोड़ा। ये मिलने की घटना क्या आते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और यही दोस्तों आधार है जीवन का, क्योंकि स्पर्म में मान लीजिए पिता का गुण है, ओवा में माता का गुण है, अब दोनों मिलते हैं ना तो नए तरह के अच्छे गुण बनते हैं। इसीलिए बच्चों में आप देखे होंगे माता पिता के गुणों के अलावे कुछ नए तरह के गुण होते हैं। तो ये नए तरह के गुणों की उत्पत्ति क्यों होता है, तो स्पर्म ओवा के मिलने से गुणों का आदान प्रदान जब होता है तो कई नए गुणों का विकास होता है।